जीवन का यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस शिफ्ट बेकार की बात है। और वेनेजुएला का मार्केट आज 16% अप है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, लोगों को सिर्फ धन चाहिए, धन, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मार्केट को कौन चलाता? धनी लोग, उनको और धन की स्ट्रक्चरल शिफ्ट। स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या होता है? ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट कुछ है भी? हमने तो सोसाइटी को ऐसे ही देखा। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट को नहीं हुआ होगा पिछले कुछ 50-60 साल में, आफ्टर द डिमाइज ऑफ दिस हिटलर और वो जो उस समय के जो राजनेता थे, बाकी बीच बीच में होते रहे। स्ट्रक्चरल शिफ्ट क्या होता है? कोई ऐसी कोई चीज ही नहीं। यदि आपको बहुत आश्चर्य हो रहा है तो आप अपने घर में देख लो, फिर गली में देख लो, मोहल्ले में देख लो, शहर में देख लो, यही सब है। रोज की न्यूज़ है, क्राइम न्यूज़, वो देख लो। आश्चर्य की बात यह है कि क्राइम न्यूज़ सुनाने वाले संवेदनशील हैं, फिर भी उनकी जो भी डिपिक्शन होता है उसमें एक इतना सा एक एलिमेंट होता है जो ये बताता है कि ये एक भयानक घटना थी और ये पेनफुल है, कहीं ना कहीं बताते हैं। बाकी तो किसी को कोई लेना देना ही नहीं। और इतनी लंबी जिंदगी में मैंने तो किसी को नहीं देखा, किसी को भी नहीं देखा कि उसको कंसर्न हो किसी पीड़ित से। समाज ने शांति काल में अपनी जो स्टेटस बना के रखा, अपना स्ट्रक्चर बना के रखा, वो क्या था? स्ट्रक्चर चिढ़ाओ एक दूसरे को, नीचे दिखाओ एक दूसरे को कि मैं फर्स्ट आया, मैं सेकंड आया, मैं इस पोजीशन पर हूँ। वही हरिशंकर परसाई जो कहते हैं कि भारत में नीचे से नीची जाति वाले को घमंड है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि वो उसी तरीके से पले बड़े कि किसी की बेइज्जती करो तो मुझसे नीचे जो है उसको देखकर खुश हो लो, उससे वही बेइज्जती वाला भाव रखो जो उसके साथ किया जा रहा है। और बुद्धिजीवियों ने तो शांति काल को बहुत ही, जिससे कहते हैं कि मजाक में लिया। मजाक में तो बहुत अलग चीज है, खिलंदड़बाजी में लिया। मजाक तो फिर अलग चीज है। हाँ, पिछले 50-60 साल में आप देख लो कि बुद्धिजीवियों का कमाल क्या रहा। कुछ नहीं। कुछ ये जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो उससे कुछ पहले और कुछ बाद में, जब मैंने डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा थोड़ा अपने आप को जब मतलब समझना इस डिजिटल वर्ल्ड को शुरू किया, तो कुछ लेखक बड़े ही अच्छा लिखते थे। और पर उनका लिखना क्या, वही सरकार के अगेंस्ट लिख दो, इस पार्टी के अगेंस्ट या उस पार्टी के अगेंस्ट, लेकिन भाषा पे उनका बड़ा कमांड था। तो मतलब मैंने पर्सनली उनको मिलकर कहा कि नेताओं को मत टारगेट करो, आप पब्लिक को टारगेट करो। पब्लिक यदि समझ गई तो अपने आप ही सोसाइटी और उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। लेकिन नो बडी इज इंटरेस्टेड। वो पूरा शांति काल बुद्धिजीवियों का इसी में निकला कि राजा की बुराई कैसे कर सकते हैं, स्टेट हेड की बुराई कैसे कर सकते हैं। समाज में जो हो रहा है, सामाजिक बुराइयां जितनी थी मजे से चलती रही, इस तरीके से जैसे वो हमारे प्राकृतिक नियमों की देन हो। जैसे कि आपने न्यूटन ने पाया कि ऊपर से सेब गिरा है तो वो नीचे ही गिरा है, इसका कारण ये उन्होंने उसी तरीके से न्यूटन बन के ही उनको एक्सेप्ट कर लिया कि इसका तो रूल है, प्राकृतिक नियम है, हमारे समाज में ऐसे होता है, हमारी जाति में ऐसे होता है, हमारे परिवार में ऐसे होता है। जितनी बुराइयां थी सब उन्होंने पाल के रखी। इसका जो नुकसान है वो खाली उन बुराइयों का रहना नहीं है, इसका नुकसान ये है कि जो देखने वाला है उसके माइंड सेट पर असर होता है, देखने का भी असर होता है। आपके साथ घटना नहीं हो रही है वो, लेकिन आप जिसे देखते हो उसका असर आपकी इम्यूनिटी पर होता है, आपकी रिएक्शनरी फोर्स पर होता है, आपकी रेस्पॉन्ड करने की क्वालिटी पर होता है। चलती रही वो मजे से। अब ये तो मतलब वही है, कोई कितना फर्क है लोअर लेवल पर गरीबों के साथ में, डाउन ट्रोडन के साथ में, तो ये रोज होता है, ये रोज होता है।
ताकतवर का कानून चलता है। मैंने तो किसी को भी, मुझे याद ही नहीं आता है कि कोई मतलब किसी को जस्टिस आराम से मिल गया। पहली चीज तो मिला नहीं, मिला तो आराम से मिला, ऐसा कभी भी कोई भी स्टोरी नहीं है। जस्टिस जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। हो सकता है इन डेवलप्ड कंट्रीज ने कुछ समय तक के लिए अपने आप पे कोई ऐसा जस्टिस सिस्टम बनाया हो जिसने सोसाइटी को कोई रिमार्केबल लाइन खींच के दी हो कि भाई डोंट क्रॉस दिस लाइन। बाकी तो जस्टिस का हमने तो नहीं देखा, कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है इधर से उधर। वही बात है कि जिसने भी कुछ करके जाना चाहा उसने एक ही बात कही कि तुमने मुझ पे एक एहसान किया, कि मुझ पे कोई एहसान नहीं किया। वो जितने भी लोग हैं, आज तक मैंने किसी भी जनता को ये पूछते हुए नहीं देखा कि हमारे स्टेट हेड का मर्डर कोई कैसे कर सकता है। आपके ऊपर कोई अटैक हुआ, किसी मजबूर ने, किसी आतंकवादी ने, किसी पीड़ित ने, किसी शहीद की भावना से किसी ने आगे निकल के आपके स्टेट हेड को मार डाला, तो इसमें 10 में से 10% उसको सोसाइटी का या पावरफुल का समर्थन है। 10 में से 10% वो सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है, वो सोचने की भी हिम्मत नहीं करेगा। क्या मतलब पिछले 50-60 साल में हमने ये सोचने की कोशिश की कि हमारे स्टेट हेड्स के साथ क्या हुआ। अन्ना आंदोलन के समय भी हमें समझ में नहीं आया कि आखिरकार पूरी तैयारी कर कौन रहा है, हमें धकेल कौन रहा है, हाका कौन लगा रहा है, हमें तो तब भी नहीं समझ में आया। जीवन का यही स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस शिफ्ट बेकार की बात है। और वेनेजुएला का मार्केट आज 16% अप है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, लोगों को सिर्फ धन चाहिए, धन, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनके लिए। अच्छा, मार्केट को कौन चलाता? धनी लोग। उनको और धन की ये है। इसमें ये नहीं है कि वो मतलब, ये तो किसी को भी कह सकते हैं कि ये तानाशाह था। तो तानाशाह तो बहुत, घर में सास को देखो, बहुओं को देखो, फिर गली में देखो, किस किस से कैसे कैसे डर के रहना पड़ता है। सबसे बुरी बात जो इस शांति काल में, जिसको आज कह रहे स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया, उसमें सबसे बुरी जो चीज थी, जिसने सारी जो हमारी मॉरल साइंस, एथिकल साइंस, लिटरेचर, ये वो, उसका जो असर उसने खत्म किया या उसे सबसाइड करके रखा, वो ये है कि जस्टिस जैसी कोई चीज हमारे देश में तो कभी नहीं रही, और हमारे आसपास भी हमें दिखती नहीं है कि जस्टिस मिलता है किसी को। जस्टिस नहीं, जस्टिस जैसी कोई चीज नहीं है। न्यायालय बना रखे डराने के लिए, न्याय देने के लिए नहीं, डराने के लिए। वो इस हद तक विक्टिम को पीड़ित कर देंगे कि वो, इसमें किसी की लॉटरी लग गई इस पूरे उसमें सिचुएशन में, तो ठीक है, किसी को न्याय मिल भी गया होगा तो वो लॉटरी लगने जैसा होगा। वो व्यवस्था में नहीं था, वो व्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो कोई स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं हुआ है। वेनेजुएला का मार्केट अप है, और सोसाइटी इन जनरल ऐसी ही है, ऐसी ही है। माइंडसेट लोगों का ऐसा ही है। ये जो बीच में ये जो जॉब्स मिलते हैं ना, सरकारी नौकरी, जिसको मिल गई वो सरकारी जवाई बन के बैठ गया। इडियट से इडियट हो, समाज ने उसको सिर आंखों पर बिठाया, और इस तरह से एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि बैरन लैंड तैयार करी, और कुछ भी नहीं। क्योंकि ये जो वर्ग था वाइट कॉलर जॉब वाला, इसने जो भी दूसरे लोग स्ट्रगल कर रहे थे उनकी कुल मिला के इंसल्टिंग सिचुएशन नहीं रखी, कि जो बाकी लोग जो मेहनत करके कमा रहे हैं, कि जिनको, सबको तो सरकारी नौकरी मिली नहीं, जिनको नहीं मिली उनके साथ वो कभी समाज में उस तरीके से खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने 2 नंबर का पैसा बनाया हो,
अपना रुतबा दिखाया हो, ये लाके वो लाके वो लाके वो लाके। अदरवाइज एक जीवन के रूप में तो उनको खुद को स्थापित करने में जो झाग आए होंगे वो कहानी तो खैर अलग है, उस पे कोई हमारे बुद्धिजीवियों का ध्यान कभी भी नहीं गया। वो सबसे बुरा समय था 1915, 25, फिर 35, 45, 55 तक, 50 तक बहुत बुरा समय था। पर उस समय में हमें अच्छे आर्टिस्ट मिले, अच्छे लेखक मिले और अच्छे दार्शनिक मिले। जहाँपाल सार्थ उस समय की देन है, विजयदान देथा उसी समय की देन है। संगीत का लता मंगेशकर युग अपनी शुरुआत वहीं से करता है, जिसने आगे एक लंबी यात्रा की। सबसे बड़ी लंबी यात्रा इसी संगीत के लता मंगेशकर युग की थी। किसी बुद्धिजीवी को मैंने इस पे बात करते नहीं सुना। मतलब मैंने नहीं सुना तो मैं ये बात इतने जोश खरोश और घमंड से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा, मेरी अनिच्छा के बावजूद मुझे डिफरेंट ग्रुप से कनेक्शन रहा, मिलना पड़ा, उनको झेलना पड़ा, उनको फेस करना पड़ा। ये सारे पड़ा शब्द मैंने इसलिए काम में लिए कि बिकॉज आई वॉज नॉट विलिंग एट दैट टाइम। और फिर जब मैंने 15-16 में अच्छे राइटर्स से बात की कि भाई आप पब्लिक को एड्रेस करो, आप पब्लिक से बात करो, पब्लिक का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, तो जब उनसे नेगेटिव मुझे आंसर मिला तो मैंने कोशिश की कि मैं कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन करूं, कोई अच्छी संस्था ज्वाइन करूं, जहां पर हम नए बच्चों को कुछ ऐसी सिचुएशन तैयार करके दें जहां उनको अपने एक स्टैंडिंग मिले, हाउ टू डील विद योर माइंडसेट, योर लाइफ, उससे कैसे निपटा जाए, अदर देन दीज मकान, दुकान, सामान, इसके अलावा। लेकिन आई फेल्ड ड्रास्टिकली। वहां पे बैठे कौन है जो आपका प्रोजेक्ट सुने भी, उनमें उतनी भी काबिलियत नहीं कि आपसे सुन लें, कि आपकी बात तो सुने। क्या है सबसे बड़ी बात जो है, मेरे पास एक बुक है, अभी दिखाती हूँ। ये बुक मुझे बहुत आश्चर्य करती है, ये किताब। ये एक जू राइटर हैं, वॉल्टर कॉफमैन। नॉट राइटर इज नॉट द जू, बट उनके बारे में, वॉल्टर कॉफमैन। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जूस पे हिटलर बाबा ने अटैक कर रखा था, तो ये भारत आए और इन्होंने भारतीय संगीत को जानना समझना चाहा, जो इनके जूस उसमें डीएनए में, आरएनए में एक खास बात है कि वो क्यूरियस रहते हैं और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने डिकोड करने की कोशिश की और फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं इसे समझ नहीं पाया। मेरी पूरी जिंदगी में ये एक तो ये मैंने इनको पढ़ा और इनके बारे में पढ़ा, और एक अजमेर शहर में कमलेंद्र झा साहब थे, जिनको मैं हर समय प्रणाम करती रहती हूँ। संगीत की किताबें पढ़ता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, इसमें जो लिखा है वो उसमें से समझ में तो कुछ भी नहीं आता। एक उनको सुना, एक इनको सुना, बाकी लोग कभी एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमें समझ में नहीं आ रहा, या इसको विस्तार देने की आवश्यकता है। वही जो सबसे बुरा समय था, उस समय विष्णु नारायण भातखंडे गुरुजी थे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर गुरुजी थे, और भी अनेक लोग थे जो दिल से काम कर रहे थे और उनको वो मिला नहीं, मतलब सरकारी क्रेडिट नहीं मिला, सामाजिक क्रेडिट नहीं मिला। प्रेमचंद जैसे लेखक थे। खैर